So, hi guys out there, this is Ashutosh and you're watching EduHub. So, आज जो है आज हम क्लास 11th आज क्लास 10th नहीं आज क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स में मैं कर रहा हूँ। तो देखो क्या है, आज जिसे मैं शुरू करूँगा वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम इसका सिंपल है, होती भी ये बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या है कि टॉपिक है आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से शायद सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो अब जब तक बच्चा यहाँ तक पहुँचता है तो उसका स्कूल में पढ़ने का इंटरेस्ट हो जाता है ख़त्म। क्यों? तो ये जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स, पर्सनली मेरे भी बहुत वीक थे। मैंने इन्हें कवर किया था 12th के बाद। तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये SHM वेव्स, ये जो फाइनल है इनके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनकी भी कुछ वीडियोस बनाई जाएं। ठीक है, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम आज शुरू करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक पर पहुंचेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे बताओ पीरियोडिक मोशन क्या होती है। सबसे पहले इसको शुरू कौन से करेंगे हम, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जिस मोशन का टाइम पीरियड फिक्स्ड हो उसे मैं कहता हूं पीरियोडिक मोशन। मान लो एक पार्टिकल है, कोई मोशन कर रहा है, ऐसी कोई मोशन कर रहा है। ठीक है, ये टी टाइम पर यहाँ था। ठीक है, कोई चलो इसको स्मॉल टी लिखो, ये स्मॉल टी टाइम पर यहाँ पर था। ठीक है, जब स्मॉल टी में तुम पार्टिकुलर टाइम पीरियड ऐड कर दोगे, कैपिटल टी बोल दो उसको थोड़ी देर पहले, तो फिर ये पार्टिकल यहीं पर आ जाएगा। अगर तुम इस वाले टी में तुम इस वाले टी का 2 टाइम्स ऐड कर दोगे तो फिर ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जितनी बार ये टी ऐड हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टिकल की पोजीशन वापस वहीं आ जा रही है। एग्जाम्पल अर्थ है, मान लो सन, यहाँ पर ये सन है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ पर अर्थ है। मान लो 1 जन को अर्थ यहाँ थी, कहाँ पर, 2020। ठीक है, बताओ 1 जन 2021 को अर्थ यहीं पर होगी, है ना। 1 जन 2022 को अर्थ यहीं पर होगी, है ना। तो क्या मैं एक एक ईयर ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अर्थ की पोजीशन पर क्या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस मोशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मोशन को मैं बोल रहा हूँ पीरियोडिक मोशन। सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? द मोशन of which the time period is fixed, the time period is fixed is called periodic motion, or a motion which repeats itself, ऐसे भी लिख सकते हैं, or a motion which repeats itself after a definite time interval, ठीक है। पीरियोडिक मोशंस, प्लैनेटरी पोजीशंस जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल होती हैं, इस सब ज़्यादातर क्या पीरियोडिक ही तो होती हैं, है ना। हर प्लैनेट का यही हिसाब तो होगा, क्लियर, बस उनके ईयर्स अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? दैट व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, है ना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अच्छा ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? बिल्कुल है यार। यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर था टी टाइम पे, फिर थोड़ी देर बाद वापस यहाँ पर आ गया, फिर उतनी ही देर बाद वापस यहाँ पर आ गया, है ना। क्या हो रहा है कि जो पोजीशन है वो फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स के बाद वापस वहीं पर पहुंच जा रही है जहाँ से उसने शुरू की थी। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन इस पीरियोडिक मोशन में, इस वाले पीरियोडिक मोशन में और इस वाले पीरियोडिक मोशन में कुछ अंतर है, देखो इस वाली पीरियोडिक मोशन में एक फिक्स्ड पॉइंट है, जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, जिसके अबाउट क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन।
या फिर ऑसिलेशंस, चलो ऑसिलेटरी मोशन ऐसे ही लिख देते हैं। क्या है? व्हेन अ पार्टिकल oscillates about a certain point is called oscillatory motion, is called, खुद लिख लेना, ठीक है। क्या है? अच्छा, इसमें भी टाइम पीरियड फिक्स्ड रहता है, ठीक है। oscillatory motion when a particle oscillates about a certain point is called oscillatory motion, है ना, या फिर oscillations बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, ऑसिलेशन बहुत प्रकार की होती है, हमें कौन सी पढ़नी है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या मोशन जो भी बोलो, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक हमें पढ़नी है, तो हम धीरे धीरे, एक बड़ी कैटेगरी थी, इसकी छोटी कैटेगरी, इसकी और छोटी कैटेगरी सिंपल हार्मोनिक। तो देखो सिंपल हार्मोनिक में हम कैसे पहुंचते हैं, तो उस पे पहुंचने से पहले फटाफट इसको क्या करो, नोट कर लो। तो अब ऑसिलेटरी मोशंस पर पहुंचने का मेरा एक अलग सा एनालॉजी मैं यूज़ करता हूँ, जिसे बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, पर एक बार देखो, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, अच्छा मैं इसको फुल डिराइव नहीं करूँगा, डिराइव तुम इसे हायर लेवल्स पे करते हो, ठीक है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा माउंटेन टॉप है, और ये है तुम्हारा वैली बोलते हैं, वैली बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसको जनरली किसी भी फील्ड में अप्लाई कर लेना, ठीक है, तुमसे कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा। एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कई लोग इसे समझ गए हों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखना, एक गेंद है, मैंने यहाँ पर एक गेंद रख दी, बॉल रख दी इंग्लिश में, और एक बॉल मैंने यहाँ पर रख दी। क्लियर बात? क्या किया, एक बॉल यहाँ पर रख दी और एक बॉल यहाँ पर रख दी। अब देखो, इस वाली बॉल को मैंने एक धक्का दिया, इस वाली बॉल को मैंने एक धक्का दिया, क्या होगा? अच्छा रुको, धक्का देने से पहले मुझे बताओ, क्या दोनों बॉल्स अपनी जगह पर स्थिर हैं, इक्विलिब्रियम में हैं? जो बॉल यहाँ पर है वो भी इक्विलिब्रियम में है, जो बॉल यहाँ पर है वो भी इक्विलिब्रियम में है। जरा इसका शेप ठीक कर देते हैं, देखो, है ना, इक्विलिब्रियम में तो दोनों बॉल्स हैं, क्योंकि हिल नहीं रही ना, ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर स्टेबल है, ये भी यहाँ पर अपनी जगह पर स्थिर है। देखो अब क्या होता है, दो अलग अलग केस हैं। अब देखो कैसे, मान लो मैं इस बॉल को इधर को क्या दूं, धक्का दे दूं, यहाँ पर मैं चढ़ा और मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, क्या होगा? ये वापस यहाँ पर आएगा, ये वापस यहाँ पर आएगा? नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा? सीधा नीचे पड़ जाएगा, ठीक है। इधर को धक्का दूंगा तो सीधा इधर पड़ जाएगा। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। मतलब इसको तुम एक साइड को, सॉरी अगेन, इसको तुम एक साइड को चांस दो कि तू जा, वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? अनस्टेबिलिटी है। सो दिस पॉइंट इज, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी। तो ए को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दो एल आते हैं कि एक है, वो तुम देख लेना, शायद एक ही आता हो। प्लीज चेक दैट फ्रॉम योर बुक। ओके, सो पॉइंट ए क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। पॉइंट बी को देखो, इसको बोलो चल तू भाग यहाँ से, तेरे को मैं इधर को धक्का दे रहा हूँ, बोलेगा मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मुझे कितना भी धक्का दो, मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, यहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन आऊंगा मैं वापस ही, आऊंगा मैं वापस ही। क्लियर है बात? बी को मैंने पूरी जान लगा के धक्का दे दिया। वो करो क्या, मान लो कि मैं इतनी ताकत तो मैं नहीं लगा सकता कि यहाँ से उस माउंटेन टॉप पर पहुंचा के ऐसे फेंक दो, ठीक है, इतना नहीं, है ना। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ताकत से मारा, फिर भी यहाँ तक गया, मान लो यहाँ से वापस नीचे आ गया, है ना। इसने कहा मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं बहुत स्टेबल जगह पर हूँ, मेरे को जाने का कोई सीन नहीं है, तुम कुछ भी करो, मैं तुम मुझे यहाँ से भेज नहीं सकते। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही तुम इसे यहाँ तक फेंकोगे, ये क्या आएगा? वापस नीचे आएगा। अब तुम्हें क्या लगता है, नीचे आके यहीं पर रुक जाएगा? ये नीचे आके यहीं पर रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, ये कहाँ जाएगा? इस ओर चला जाएगा, है ना। क्यों? उसका इनर्शिया होगा ना उसके पास, ऐसे आएगा यहाँ पर रुकेगा तो नहीं अचानक से, है ना, सीधा दूसरी साइड को ऊपर के लिए चढ़ जाएगा, फिर वहां से वापस नीचे आएगा, फिर वापस यहीं चला जाएगा, है ना। यहाँ पर पहुंचा,
यहाँ पर फिर इसके साथ यही कहानी होगी, यहाँ से बोलेगा मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, वापस नीचे जा रहा हूँ, नीचे गया, यहाँ पे पहुंचा, हम बोलेंगे रुकना तो है ही नहीं, वापस ऊपर जा, है ना, वो अपने आप जाएगा, बल्कि उसके पास इनर्शिया है ना। भले ही असल लाइफ में तुम क्या देखोगे कि जो कौन कौन क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव जो ऑसिलेशन है इसको, उसका जो ये लेंथ है ये कम कम होती जा रही है। पहली बार इतना इतना गया, दूसरी बार इतना जाएगा, तीसरी बार और कम जाएगा, चौथी बार और कम, लास्ट में इतना हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में बी पे आ जाएगा। तो होगा क्या, वापस वो बी पर आ जाता है। तो बी पे क्या है, वो बोल रहा है कि मैं स्टेबल हूँ। सो बी पॉइंट होता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरा अंदर का मन कह रहा है कि दो एल होते हैं, please check that and that doesn't create a big difference, okay? So बी पॉइंट क्या है मेरा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, इसे छोड़ के नहीं जाना। लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से धक्का दोगे तो मैं क्या करने लगूंगा, ऑसिलेट करने लगूंगा, और अगर यहाँ से धक्का दूंगा मैं भाग जाऊंगा, कोई मतलब नहीं, कोई ऑसिलेशन नहीं है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जरा फील करो, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और भी चीज़ों का पोटेंशियल, अच्छा तुमने पढ़ा तो है स्प्रिंग कांस्टेंट में, तुमने पढ़ा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितने भी तुम्हारे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स होते हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे तुम अभी अगले साल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, U यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम। तो जहाँ पर मैक्सिमम था वहां पर ऑसिलेशन नहीं हुई, ऑसिलेशन कहाँ पर हुई, जहाँ पर U क्या है, मिनिमम, ठीक है। एनालॉजी को यूज करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो ऑसिलेशंस को कैसे पहचानना है तुम्हें, होगा कि नहीं होगा, मतलब ये अच्छी अच्छी बात लगती थी इसलिए तुम्हारे साथ शेयर किया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पर लेते हो, अच्छा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कुछ लोग लिखते हैं U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस C, कुछ लोग केवल हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। सो दैट C को हम भी इग्नोर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो C लिखते हैं उनको पता भी होगा कि वो C आता कहाँ से, जो नहीं लिखते उसे भूल जाओ। तो ये देखो x, x क्या है तुम्हारा, x क्या होता है यहाँ पर, कितना तुमने इसको इलोंगेट या फिर कंप्रेस किया है। तो अगर ये नेचुरल लेंथ पे है, इफ x इज जीरो, इफ x इज जीरो देन u इज जीरो, है ना। तो अगर x जीरो है तो u जीरो है, मतलब ये नेचुरल लेंथ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, मैंने क्या बोला, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अच्छा जीरो से नीचे पोटेंशियल एनर्जी इस केस में नहीं जा सकती, है ना, क्योंकि x जो भी होगा उसका स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, x इक्वल टू जीरो पर, मतलब जब इलोंगेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ नेचुरल लेंथ पे, तो ये किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, अपनी नेचुरल लेंथ के अबाउट, ठीक है। सो कोई भी बॉडी कहां पर ऑसिलेट करती है, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने ऑसिलेट कहा, मैंने अभी तक SHM नहीं कहा, ठीक है, ऑसिलेट कहा। अब देखो जो ऑसिलेशन है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कि मान लो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, मान लो ये ब्लॉक कहाँ आ गया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि फोर्स किधर लगे, भैया ऑसिलेट कराना है, तुम बोलो फोर्स किधर लगना चाहिए, उधर की ओर कि इधर की ओर। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या खासियत है कि जो फोर्स लगता है वो वापस कहाँ तक, किसकी ओर लगता है, मेन पोजीशन की ओर, तभी तो वापस आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए फोर्स की, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है एक्स की। तो जो ऑसिलेशंस हैं, फॉर ऑसिलेशंस जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, x की पावर n के, ऑसिलेशंस के लिए, ठीक है, माइनस x की पावर n के। अब देखो x की पावर n लिखा है, अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो x की पावर n के हो तो सकता है, मान लो x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो भी अंदर ही की ओर तो लगेगा, अंदर की ओर ही लगेगा फिर भी भाई, है ना। मान लो x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ज्यादा लगेगा, वो अलग बात है ना।
वो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पे जो मैग्नीट्यूड तुम्हें मिलेगा उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पे, वो अभी बात की बातें हैं। लेकिन लगेगा किस ओर मुझे बताओ, लगेगा तो मेन पोजीशन की ओर। जब इधर को चला जाएगा ब्लॉक, अगर यहाँ पर होगा तो किधर को लगेगा, उधर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर ऑसिलेशंस। ठीक है, यहाँ पर देखो n क्या होना चाहिए, ये n जो है माइनस एक्स की होल पावर है। ठीक है, हियर n शुड बी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। बोलो इवन क्यों नहीं, इवन हो गया। माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो फोर्स किधर लगेगी, बाहर ही को लगेगी। वो उस केस में क्या नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो n क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर। इफ simplest case n is equal to 1, if n is equal to 1 then force is proportional to minus x। बोल सकता हूं ऐसी बात, अगर n बराबर 1 है तो मेरा फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एच, माइनस एक्स। दिस इज कॉल्ड SHM, दिस इज कॉल्ड SHM। मतलब जब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, ये जो n है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसे ऑसिलेशंस क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। क्लियर है बात, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, कोई पार्टिकल एसेंशियल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो उसका फोर्स है अगर वो तुम्हें दिख रहा है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो तुम आंख बंद करके बोलो ऐसे जम कर रहा है। ठीक है, अच्छा एंगुलर में अगर मैं बात करूँ, एंगुलर में बात करूँ, कभी कभी पेंडुलम वैसे केस आते हैं तो रोटेशन मोशन होती है। ठीक है, उसमें देखो क्या हो रहा है, फोर्स को किससे रिप्लेस करोगे, टॉर्क से। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, थीटा से। टॉर्क अगर थीटा के प्रोपोर्शनल है तो ये भी क्या होता है, SHM ही होता है। ठीक है, अब जरा SHM की इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं फटाफट। पहले इसको क्या करो, नोट कर लो। तो देखो भाई, हमने क्या लिखा, अभी हमने आखिरी लाइन लिखी थी फोर्स। अभी टॉर्क वाले पे नहीं जाते, फोर्स से देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी हेडिंग क्या डालोगे, इसकी हेडिंग डालोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये तुम्हें सॉल्व नहीं करनी होती, देखो है, तुम्हें सॉल्व नहीं करनी होती, बस तुम याद रख लो, कभी एक आध नंबर का पूछ लिया तो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये H है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। देखो मैंने क्या लिखा है, बताता हूँ। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, बताता हूँ, चिंता ना करो। सबसे पहली लाइन क्या लिखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। कोई दिक्कत, कोई भी कांस्टेंट के, अभी हम देखेंगे क्या कांस्टेंट है। ठीक है, हर केस में अलग होता है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, इक्वल टू, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो फोर्स क्या होता है, जो फोर्स है वो क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और इधर क्या है, माइनस के एक्स। मैथमेटिकल है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, तुमने डिफरेंशियल पढ़ी नहीं हुई कभी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हो। ठीक है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, देखो। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ जरा, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, d बाई dt और वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या होती है, dr लिखूं, x लिखूं, x लिखता हूं, चलो यहाँ पर x है ना, dx बाई dt, वन डायमेंशन में है ना। वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt, वेयर x इज पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। अच्छा अब मैं यहाँ पर v की वैल्यू डाल दूं अगर मैं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, d बाई डी टी ऑफ v, और v क्या है मेरा, d बाई डी टी ऑफ x। तो जब तुम ऐसी कोई चीज देखते हो, जब भी तुम ऐसी कोई चीज देखते हो, इसको क्या कैसे लिखते हैं, इसको लिख, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको लिखने का तरीका ये होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे पढ़ लो, या फिर बहुत तरीकों से लोग पढ़ते हैं d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, या फिर d2x ओवर dt2, है ना, तुम जो मर्जी उसे पढ़ सकते हो। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर लिख दो इनकी जगह, और डी टी इनकी जगह dt2 लिख दो,
डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी 2, ठीक है। तो क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको तुम कब पढ़ते हो, इसको तुम 12th में पढ़ते हो, लेकिन इस टॉपिक में ये रहता है तो इसलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। ऐसे ही अगर मान लो x भी किसी का डेरिवेटिव होता, मान लो x किसका है, x है तुम्हारा डी जेड बाई डी टी, कोई भी रैंडम वेरिएबल मैंने ले लिया, ठीक है, कोई भी रैंडम वेरिएबल मैंने ले लिया, तो तुम इसको क्या लिखते फिर, डी स्क्वायर बाई डी टी ऑफ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ओवर ऑफ डी बाई डी टी ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं। और इसको क्या लिखते फिर, 2 d² और d को लिख देते d3z ओवर dt 3, ठीक है। इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, बस मैंने दिखाने के लिए लिखा था। इसको क्या करें, इसको तुम हटा दो यहाँ से, इसको तुम हटा दो फटाफट, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे नोट्स में ना। क्लियर बात, वेलोसिटी dx by dt थी, इसकी वैल्यू यहाँ डाली तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। सो m और a की जगह क्या डाल दो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। इसको इधर ले आओ, m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं होती, डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है कि जिसमें मतलब जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है जो t पे डिपेंड कर रहा है ना, x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो जो x है उसका जो डेरिवेटिव है उस इक्वेशन में होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आसान भाषा में। इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो तुम 12th में, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में तब पढ़ोगे जब तुम कहाँ जाओगे, ग्रेजुएशन करने जाओगे अपनी, जहाँ भी जाओगे, ठीक है। So this is the differential equation of SHM, differential equation of SHM। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के वाई एम एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना, तुम्हें कुछ x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाता है, ठीक है। तुम्हें x की मतलब वैल्यू मिल जाती है, ये समझ लो, x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो x की जो वैल्यू मिलती है वो तुम्हारा जो सॉल्व करने का इसका तरीका है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे नहीं और 12th के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। वो कहाँ सिलेबस में है, वो है कॉलेज में सिलेबस में। तो तुम क्या करोगे, तुम बस चेक करोगे, तुम्हारे पेपर में क्या आया तो कि चेक करो कि एक फंक्शन दे देंगे वो SHM है कि नहीं है, ठीक है। अब हम भी करते हैं जरा चेक, फटाफट पहले से क्या करो, फटाफट नोट कर लो इसे, ठीक है। देखो क्या इक्वेशन लिखी थी मैंने, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0, यही इक्वेशन लिखी थी मैंने, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो के बाय एम है इसको मैं लिखता हूं ओमेगा, जो के बाय एम है इसको मैं लिखता हूं ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ये है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओमेगा को मैं बोलता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ठीक है, ये ओमेगा होता है। तो मैं अब इस इक्वेशन को दोबारा क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इक्वल टू 0, ओके सॉरी, रूट ओवर के बाई एम को मैं ओमेगा लिखता हूँ, ठीक है। रूट ओवर के बाई एम को मैं ओमेगा लिखता हूँ, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रूट ओवर के बाई एम। डायमेंशनली चेक कर लेना, स्प्रिंग वाला कांस्टेंट ले लो, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर केक को तुम ले लो, स्प्रिंग जो होती है वो भी एसएचएम करती है, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा डेराइव करके। सो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, और एम की डायमेंशन क्या होगी, केजी होगी। जरा चेक करना क्या आ रही है, क्या आनी चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, पर सेकंड आनी चाहिए, तो इसकी पर सेकंड ही आएगी डायमेंशन, एक बार घर पे खुद चेक करना। अब मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूँ, असल में तरीका क्या है कि इसको सॉल्व करके हम ये इक्वेशन निकालते हैं, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है इसलिए हम वो नहीं कर सकते। ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी,
ये मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, ठीक है। असल में क्या करना था कि इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ तक पहुँचना था, पर क्योंकि वो हायर लेवल मैथमेटिक्स है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो भी हमारा प्रूफ कर देगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सही है। तो बताओ जरा, फटाफट बताओ है, dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt क्या होगा, d बाई dt ऑफ साइन ax क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं cos ax इंटू डी बाई डी टी ऑफ ax, है ना। तो ये क्या हो जाता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, डी बाई डी एक्स, तभी मैं सोचूं क्या गड़बड़ होगी, डी बाई डी एक्स है ना। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, ए कॉस ए एक्स, और डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाता है ना। सो ए कॉस ए एक्स, तो वैसे ही डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर क्या होगा, ए जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ले लो, डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा इसमें ए टी साइन ये सब कहाँ क्या चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल मैं तुम्हें बस कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। डिटेल में हम अगले लेक्चर में लेंगे। देखो ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ए की जगह क्या है, ओमेगा है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी डी बाई डी टी कर दो, तो ए ओमेगा तो कॉन्स्टेंट्स हैं, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। आज ज़्यादा बड़ा ही कर ली लग रहा है, मार्कर की इंक भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको डिराइव करके ही छोड़ूंगा, है ना। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, देखो कितना आ रहा है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कैसे देखो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा बाहर आ गया, यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, है ना। ये माइनस बाहर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ए यहीं पर है। ए साइन ओमेगा टी क्या था, एक्स था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो अब क्या चाहिए मुझे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कितना होना चाहिए, जीरो। और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से देखो है, इसको एक डब्बे में रखते हैं, हमें डिराइव करनी है। देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की, इसके बाद यहाँ पर है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गई। तो इसको इधर ले आओ जरा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, हो गई डिराइव, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा टफ था ये, लेकिन दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो देखो, बहुत सिंपल था। और अगर आ गया 2 नंबर का, आईसीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, वो आईएससी में सॉरी, हो सकता है सीबीएसई या दूसरे बोर्ड्स आपको ये पूछ देते हो, ठीक है। तो वैसे तो आईएससी के टेक्स्ट बुक्स में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो क्या किया मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन जो है इसे सॉल्व करके मेरी ये इक्वेशन आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इससे इसको डेराइव करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या चाहिए मुझे, x चाहिए और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर चाहिए। x मेरे पास है और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मैंने निकाला, जब मैंने इसको ये इस फॉर्मूले में रखा तो सच में जीरो आ गया, ठीक है। तो हेंस प्रूव इक्वेशन ऑफ एसएचएम, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें तो तुम काम नहीं कर सकते, तुम किस में काम कर सकते हो, इसमें तुम काम कर सकते हो, सिंपल सी है, इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, सीधा तुम लिख देते हो a साइन ओमेगा t, फील नहीं होती बात, है ना। यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी फील हो गई। अच्छा अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, जरा मुझे पता करके बताना कि ये a क्या होगा, ये t क्या होगा, ओमेगा मैंने तुम्हें बता दिया, रूट ओवर k बाई m, ठीक है। तो a t और ओमेगा पे भी रिसर्च करना कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। एसएचएम के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानी है। थोड़ा लेवल जो है वो मैंने हाई रखा था, क्योंकि जो ये टॉपिक है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे केवल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
इस टॉपिक से अगर तुम्हारा जेई में क्वेश्चन आ गया है ना, ये टॉपिक ऐसा है जो सबके साथ फिट हो जाता है। इसका क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आ जाएगा, है ना, इसका क्वेश्चन तुम्हारा ग्रेविटी में आ जाएगा, इसका क्वेश्चन तुम्हारा कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्या करो, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ तुम्हें जितना भी आज मैंने पढ़ाया उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करो कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ए एंड दिस टी। क्लियर है बात, ठीक है। So let's wind up the session for today. Thank you.